जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो उन छात्रों के लिए जो छात्र आज की डेट में एग्जाम देने जा रहे हैं, और यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर रट के जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन कवर किए गए जो परीक्षा में अब तक ज्यादातर यहाँ पर रिपीट हुए हैं। रिपीट हुए का मतलब यहाँ पर दोबारा पूछे गए हैं। तो जितने भी छात्र आज की डेट में एग्जाम देने जा रहे हैं आईटीएस सेकेंड ईयर का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, वो लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। पूरा मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि आपके भी जो एग्जाम है उसमें आपके ये क्वेश्चन रिपीट होने क्या नजर आएंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। इसमें जो आपका होता है 5Z NP/60E होता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर बी दिया गया है। कुछ छात्र कहेंगे कि सर यहाँ पर तो A/P दिया गया है। देखिए, तो यहाँ पर गुणे आगे दिया गया है। जब इसी को आप भागे में करेंगे तो P/A हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5ZNP/60A, और ये आपका बोल्ट में होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। देखिए ये आपका क्या है, यहाँ पर जी से इंडिकेट किया जाता है जनरेटर को, और यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर देखिए जनरेटर किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पर हमको कौन सा ऊर्जा मिल रहा है, विद्युत ऊर्जा मिल रहा है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें हम क्या यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे कि जनरेटर के द्वारा हमारा विद्युत ऊर्जा प्रोवाइड यहाँ पर मिल जाए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यांत्रिक, क्या करते हैं साथियों, यांत्रिक। तो यांत्रिक ऊर्जा से हमारा क्या होता है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हमारा जो होता है, ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, यांत्रिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े का मतलब ये हुआ कि किस क्रम में जुड़े होते हैं। ए ऑप्शन आर्मेचर के साथ श्रृंखला में, बी ऑप्शन आर्मेचर के साथ समानांतर में, सी ऑप्शन शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में, और डी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया शंट फील्ड के साथ समानांतर में। अब यहाँ पर देखिए समझने वाली बात है, डीसी जनरेटर में जो इंटर पोल होते हैं, ठीक है, इंटर जो पोल होते हैं साथियों, वो हमेशा आप ध्यान रखिएगा आर्मेचर जो होता है उसके हमेशा सीरीज में अर्थात श्रृंखला क्रम में ही जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर दिया गया हमारा ए, ये बिल्कुल क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। आर्क वेल्डिंग आपने नाम सुना होगा, आप यदि यहाँ पर क्लास किए होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आर्क वेल्डिंग क्या होता है। अब आर्क वेल्डिंग में जिस यहाँ पर जनरेटर का उपयोग किया जाता है, उस जनरेटर का यहाँ पर नाम पूछ रहा है। तो देखिए आर्क वेल्डिंग में जो आपका होता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है। कौन सा जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। और इसमें जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर सी, और इसको हिंदी में बोला जाता है विभेदक यौगिक जनरेटर, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग, ठीक है, आपको यहाँ पर मैं अगली वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो है किस प्रकार का होता है। अब यहाँ पर देखिए उद्देश्य इसका पूछ रहा है कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग करने का उद्देश्य क्या होता है। तो उद्देश्य इसका ये होता है साथियों कि जो इसमें अभी चुंबकीय प्रभाव होता है उसको यहाँ पर समाप्त कर देता है। कहने का मतलब ये कि इसके जो प्रभाव होते हैं उसको बेअसर कर देता है। और यहाँ पर जो हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी, सी मैच कर रहा है। सी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को, तो देखिए आर्मेचर में वाइंडिंग यहाँ पर और प्रतिरोध को यहाँ पर जब मापने की बात की जाए तो उसमें आप केल्विन ब्रिज का उपयोग करेंगे। किस चीज का, केल्विन ब्रिज का। और ये जो मेगर होता है ये वायर के ऊपर से इंसुलेशन के जो वायर होता है उसके ऊपर जो इंसुलेशन होता है उसके ऊपर से ये आपका जो होता है इसके यहाँ पर मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है, मल्टीमीटर का अलग ही उपयोग होता है। और रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पर जो होता है ये आपका जो होता है श्रेणी प्रकार ओम मीटर का होता है। और यहाँ पर जो केल्विन ब्रिज दिया गया है ये आपका बिल्कुल क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल सही हो जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, और ये अब तक ये 3 बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है और इसका ऑप्शन भी लंबा लंबा दिया गया है। तो सारे ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया होल्डिंग कॉइल या होल्डिंग कुंडली में
करंट को सीमित करे, बी ऑप्शन होल्डिंग कॉइल को करंट बढ़ाए, सी ऑप्शन कॉइल को पकड़ने में वोल्टेज बढ़ाए और डी ऑप्शन दिया गया होल्डिंग कॉइल में वोल्टेज कम करे। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करे। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ए दिया गया ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे देखिए साथियों अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है। कम्यूटेटर क्यों तेज चमक का मतलब यहाँ पर इस चीज को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, जो यहाँ पर चमक होता है वो स्पार्किंग को यहाँ पर इंडिकेट करे। आप यहाँ पर पढ़ेंगे इंग्लिश में तो आपको समझ में आ जाएगा वाई कम्यूटेटर्स आर स्पार्किंग और यहाँ पर हेविली। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर इस चमक से है ये स्पार्किंग से यहाँ पर है। जब देखिए जब आपने देखा होगा जब कम्यूटेटर को आप चलाते हैं तो उसमें से स्पार्किंग रहता है, मतलब कि आप व्यवहारिक भाषा में उसको कह सकते हैं कि उसमें से क्या होता है चिंगारी निकलता है या लुत्ती छटकता है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो वो जो यहाँ पर कारण होता है वो किसके कारण होता है, ये कारण होता है यदि आप ब्रश को गलत दिशा में यदि आप सेट कर देते हैं या ब्रश की गलत स्थिति को आप यहाँ पर सेट कर देते हैं तो उसके कारण आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि 3 बिंदु स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े एनबीसी का उद्देश्य क्या है। एनबीसी ध्यान रखिएगा क्या होता है एनबीसी। एनबीसी का मतलब क्या होता है नो बोल्ट क्वायर। अब इसका यहाँ पर पूछ रहा है कि श्रृंखला में जुड़े एनबीसी का उद्देश्य क्या होता है। देखिए ये स्टार्टर में क्षेत्र के साथ यदि श्रृंखला में जुड़ी हुई है तो इसका मतलब ये होता है ये गति में वृद्धि को क्या करती है रुकती है और इसका रोकने का ही कार्य होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। जितने भी छात्र यहाँ पर डी ऑप्शन मार के आते हैं उनका बिल्कुल सही हो जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 4 ध्रुव डीसी मोटर में आसन्न ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करें। ए ऑप्शन कुंडल में घुमावों की संख्या को बदलना, बी ऑप्शन कॉइल्स की श्रेणी संयोजन बनाना और सी ऑप्शन है कॉइल के समानांतर संयोजन बनाना और डी ऑप्शन दिया गया धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना। तो साथियों यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना। ये आपका डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्टार्टर वाइंडिंग शार्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऊपर एक इस सेम टाइप का ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया था, उसको भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन जो है पूछने का तरीका एक है लेकिन ऑप्शन आपको अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। अब इसमें देखिए टोंग परीक्षक दिया गया, आंतरिक ग्राउलर दिया गया और बाहरी ग्राउलर दिया गया और यहाँ पर आपका डिजिटल मल्टीमीटर दिया गया। लेकिन आप क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाता है जिसको इंटरनल ग्राउलर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और एक आपका होता है बाहरी ग्राउलर, ये जो आपका होता है इसका अलग कार्य होता है और जो इंटरनल ग्राउलर होता है इसका कार्य जो होता है वो अलग होता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोनों ग्राउलर को ध्यान रखिएगा, ये आपका आंतरिक ग्राउलर के अंतर्गत है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को जिसमें पूछा जा रहा है कि पैनल बोर्ड कहाँ उपयोग किया जाता है। पैनल बोर्ड का नाम आपने सुना होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि पैनल बोर्ड का जो उपयोग होता है वो कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए जहाँ पर थ्री कला घरेलू वायरिंग की उपयोगिता होती है, जहाँ पर उपयोग किया जाता है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पैनल बोर्ड। कहाँ पर थ्री कला घरेलू वायरिंग, अर्थात यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी थ्री फेज डोमेस्टिक वायरिंग में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें एक यहाँ पर स्विच को दिखाया जा रहा है और इस स्विच का यहाँ पर नाम पूछा जा रहा है कि स्विच को किस नाम से जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो इसमें कहा जा रहा है कि रोटरी स्विच के किस प्रकार को डिजाइन का चित्रण वर्णन किया गया। ये देखिए यहाँ पर आपका आप दिया गया और यहाँ पर आपका दिया गया ऑटो और यहाँ पर दिया गया आपका हैंड दिया गया। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, ऐसा आपने देखा होगा ज़्यादातर आपको ऐसा जो देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपका कहा जाए, ये देखिए फैन में आप जो रेगुलेटर देखे होंगे वैसे भी आपको ऐसा देखने को मिल रहा है ये। तो ये जो आपका है ये किस चीज़ का है? तो देखिए ये जो है इसको बोला जाता है सिक्के का सलाट, क्योंकि जो इसका आँख है ऊपर का जो भाग होता है इसको पहचानने के लिए यहाँ पर गोल बनाया जाता है और इसी को यहाँ पर इसको किताबी भाषा में जो आपसे कहा जाता है सिक्के का यहाँ पर सलाट के नाम से जाना जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। क्या कहा जाता है इसको? सिक्के का स्लॉट। ये जो यहाँ पर डिजाइन किए गए उसके अनुसार। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि
प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण इंडक्शन मोटर का रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच क्या संबंध है? ए ऑप्शन दोनों प्रतिरोध बराबर होंगे, बी ऑप्शन रनिंग वाइंडिंग कम है, वाइंडिंग अधिक है और यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया रनिंग वाइंडिंग अधिक है और स्टार्टिंग वाइंडिंग कम है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है। प्रतिरोध के संबंध में एकल, एकल मतलब यहाँ पर सिंगल फेज की बात कर रहा है। तो सिंगल फेज मोटर की रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच जो संबंध होता है, वो संबंध क्या होता है साथियों? वो संबंध ये होता है कि जो रनिंग वाइंडिंग होती है, वो कम होती है और जो यहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, वो क्या होती है? अधिक होती है। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका सही दिया गया ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन-सी मोटर में आधी कुंडल वाइंडिगर होती है? ए ऑप्शन मिक्सर में, बी ऑप्शन ग्राइंडर में, सी ऑप्शन छत का पंखा, डी ऑप्शन वॉशिंग मशीन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सही हो जाता है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन कार्क-स्क्रू नियम, बी ऑप्शन दाहिने हाथ के हथेली का नियम, सी ऑप्शन फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम और नीचे आप आएँगे तो आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा फ्लोमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो देखिए, फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लोमिंग के दाहिने हाथ का नियम इस तरह आपको कहकर कन्फ्यूज़ कर देगा। तो आप एक चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो फ्लोमिंग के दाहिने हाथ का नियम होता है, वो अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा को यहाँ पर जानने के लिए या खोजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का कारण क्या है? रोधिका वोल्टेज का इसमें कारण ये होता है साथियों कि इसमें कम परमाणु की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि एससीआर का कौन सा चतुर्थांश प्रचालन रिवर्स वाइसिंग में भारी करंट देता है? रिवर्स वाइसिंग में कह रहा है। तो रिवर्स वाइसिंग में जो भारी करंट देता है, वो आपका होता है तीसरा चतुर्थांश, थर्ड आपका होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिकांश अर्धचालक उपकरण क्यों बनाए जाते हैं? इसका यहाँ पर रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न ये होता है, इसमें हाई आपका बैरियर होता है और वोल्टेज होता है, मतलब कि उच्च बाधा वोल्टेज होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंधों का उपयोग किया जाता है? रेशम बंध या पीवीसी बंध या नायलॉन बंध या सूती बंध? तो गुच्छा करने की बात कर रहा है, क्या करने की? गुच्छा करने की। तो गुच्छा करने के लिए यहाँ पर नायलॉन बंध का यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो देखिए, इससे क्या होता है साथियों, देखिए आप यहाँ पर प्लास्टिक वाला जो आप बंध उपयोग करेंगे, तो वो क्या होता है, वो कटता है। वायर क्या होता है, वो कटता है और नायलॉन का उपयोग करेंगे तो वायर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसीलिए हम उपयोग करते हैं नायलॉन बंध का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को जिसमें पूछा जा रहा है कि किसी ड्राइव में V/F अनुपात को स्थिर रखना क्यों आवश्यक है? इसका यहाँ पर रीज़न क्या होता है स्थिर रखने का? इसका रीज़न ये होता है साथियों कि जो इसमें गति होती है, वो बलागुण पर बनाए रखे, मतलब कि सभी गति पर रेटेड बलागुण को बनाए रखे। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी दिया गया है, ये करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सेल को लोड करने के दौरान क्या प्रभाव पड़ता है? धारा शक्ति गिर जाती है और शून्य हो जाती है उस समय। ये दोष जो होता है बकलिंग बोला बोला जाता है या ध्रुवीकरण या स्थानीय क्रिया या अमलगन बोला जाता है। तो देखिए, जब आप यहाँ पर जो सेमेस्टर वाइज़ जो छात्र थे वो जब पढ़ेंगे तो उसको जो बोला जाता है ध्रुवीकरण बोला जाता है। जो छात्र 4th सेमेस्टर में पढ़े होंगे या जो छात्र सेकंड ईयर में होंगे, उन लोगों को मालूम होगा यदि आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका सही होता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ पूछ लीजिएगा और ऐसे ही आप डेली जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो के नीचे आपको जो रेड कलर का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, उसे ज़रूर दबाइए।